चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं भारत के भूगोल से। तो हेडिंग बनाओ आप लोग इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन जियोग्राफी मतलब भारत का भूगोल। हमारे इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। पहला पार्ट करते हैं हम लोग पॉलिटिकल जियोग्राफी और दूसरा हम लोग करते हैं फिजिकल जियोग्राफी। ठीक, पॉलिटिकल जियोग्राफी को हम लोग कहेंगे राजनीतिक भूगोल और फिजिकल जियोग्राफी को कहेंगे हम लोग भौतिक भूगोल। ठीक, अब देखो राजनीतिक जियोग्राफी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉलिटिकल जियोग्राफी में क्या पढ़ते हैं। पॉलिटिकल जियोग्राफी में हम ये पढ़ते हैं कि हमारे इंडिया में कौन सा स्टेट कहाँ पर है, कितने सारे स्टेट हैं, कौन से स्टेट में क्या है। ठीक, हमारी बाउंड्री कितनी है, हमारी बाउंड्री किसके साथ लगती है, इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ में है, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, हम लोग पॉलिटिकल जियोग्राफी में पढ़ते हैं। और फिजिकल में ये पढ़ते हैं कि हमारे इस पूरे भारत में कहाँ पर नदी है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर आपके पर्वत हैं, ये सब पढ़ते हैं हम किस में, फिजिकल जियोग्राफी में। तो आज हम पढ़ेंगे क्या चीज़, पॉलिटिकल जियोग्राफी। छोटी सी हेडिंग बना हुआ आप यहाँ पर पॉलिटिकल जियोग्राफी। फिर से सुन लो आप एक बार, पॉलिटिकल जियोग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं। पॉलिटिकल जियोग्राफी में हम लोग ये पढ़ते हैं कि हमारे भारत में कितने सारे राज्य हैं, कितने सारे हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, और हमारे जो भारत के राज्य हैं वो कौन सा राज्य किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, किसके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर है, किसके साथ राज्य के अंदर बॉर्डर है, किसके साथ समुद्री सीमा है, किसके साथ समुद्री सीमा नहीं है। ये सब हम किस में पढ़ते हैं, ये सब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल जियोग्राफी में। और फिजिकल जियोग्राफी में हम ये पढ़ते हैं कि हमारे इस पूरे भारत में कहाँ पर नदी है, कहाँ पर पठार है और कहाँ पर आपके पर्वत हैं, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, फिजिकल जियोग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक, तो पहले शुरू करते हैं हम लोग कहाँ से, पॉलिटिकल जियोग्राफी से। ठीक, तो देखो हमारी धरती कैसी है, हमारी धरती ऐसे गोल है। हमारी धरती के इस बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री। और जो इस तरह की लाइंस होती हैं, जो इस तरह की बड़ी लाइंस होती हैं, इनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। और इस तरीके की जो खड़ी लाइंस होती हैं उनको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक, इस तरह की बड़ी लाइन है तो वो क्या है, आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, और खड़ी लाइन है तो देशांतर रेखा है। ठीक, तो फिलहाल अभी देखो आप इसको, ये आपकी पूरी धरती है जो गोल सी थी। उसके बाद में यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा हमने खींच दी है जिसको कह दिया हमने 0 डिग्री। तो ये हो गई आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक, और इसी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा। ठीक, अब ये भूमध्य रेखा पूरी धरती को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक ये देखो, ये क्या है, धरती हमारी गोला है। ठीक, अब गोले के बीच में हमने एक लाइन खोल दी, खींच दिया, तो क्या हो गया, ये गोले का आधा हो गया। तो इसको क्या कहोगे, गोलार्ध कह सकते हो। गोले का आधा क्या कहलाता है, गोलार्ध कहलाता है। ये भी एक गोलार्ध हो जाएगा, ये भी गोले का आधा है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपका गोलार्ध हो गया। अब आप देखो, ये गोलार्ध जो है उत्तर की दिशा में है। ऊपर की तरफ हमेशा क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे की तरफ हमेशा क्या होता है, दक्षिण होता है। तो ये वाला उत्तर हो गया, तो इसको हमने कह दिया ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये नीचे की तरफ है तो इसको हमने कह दिया ये दक्षिणी गोलार्ध है। मतलब ये हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये हो गया आपका सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, अब देखो ये अक्षांश रेखा ने, 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने पूरे मेरी धरती को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक किया उत्तरी गोलार्ध में, एक किया दक्षिणी गोलार्ध में। चलो इधर देखो, ये आपकी पृथ्वी हो गई, ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। यहाँ पर एक होती है आपकी 23.5 डिग्री रेखा, और यहाँ पर एक होती है 66.5 डिग्री रेखा। देखो यहाँ पर ये है आपका 0 डिग्री, और यहाँ पर
जो अक्षांश रेखा होती है इसको हम कहते हैं ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री ये है। ठीक, ये रेखा खींचने से ये वाला गोलार्ध क्या बन जाता है, उत्तरी गोलार्ध, और ये वाला बन जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध के एकदम टॉप पॉइंट को हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। ये आपका है उत्तरी ध्रुव जो 90 डिग्री पर है, और ये वाला है आपका दक्षिणी ध्रुव जो कितने पर है, 90 डिग्री पर है। अब यहाँ पर इस उत्तरी गोलार्ध में हमने 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची है और 66.5 डिग्री पर एक रेखा खींची है। इसको कहेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको कहेंगे 66.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है। अब सेम ऐसे ही यहाँ पर एक रेखा खींचते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक, अब इस रेखा का कुछ नाम भी होगा। ये तो आपकी भूमध्य रेखा हो गई, ये हो गई आपकी भूमध्य रेखा, और ये हो गई आपकी कर्क रेखा। ठीक, और इस वाली रेखा को कहते हैं हम लोग आर्कटिक वृत्त। ठीक, 66.5 वाली को क्या कहते हो आप, आर्कटिक वृत्त कहते हो। अब इसको कहते हैं हम लोग 23.5 डिग्री को कहते हैं मकर रेखा, इस वाले को कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। ठीक, अब एक चीज़ और समझ लो, यहाँ से लेके यहाँ तक के पोर्शन को, मतलब इस 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ होगा यार, नॉर्थ लिख दिया। ठीक, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक के एरिया को कहा जाता है उष्ण कटिबंध। मतलब यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक, और इस 23.5 से 66.5 के बीच के एरिया को कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध, और इस वाले को कहा जाता है शीत कटिबंध। मतलब यहाँ पर केवल और केवल ठंडी ही पड़ती है शीत कटिबंध में, और शीतोष्ण कटिबंध में ठंडी गर्मी दोनों पड़ती है। ठीक, तो फिलहाल नोट करो इतना। देखो जैसे यहाँ पर है सेम उसी तरह यहाँ पर भी होगा। ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका शीतोष्ण होगा और ये भी आपका शीत कटिबंध होगा। ठीक, शीतोष्ण में ठंडी गर्मी दोनों पड़ती है, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और शीत कटिबंध में ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब सवाल ये है कि ये मेरा भारत कहाँ पर है, इस पूरे धरती में मेरा भारत कहाँ पर है। तो ये तो आपने खींच लिया है, आपकी पृथ्वी हो गई, ये बीच में हो गई आपकी 0 डिग्री रेखा, और ये हो गई आपकी 23.5 डिग्री रेखा, और ये हो गई आपकी 23.5 डिग्री रेखा। ये हो गई नॉर्थ की 23.5 और ये हो गई आपकी साउथ की 23.5। अब भारत कहाँ पर है, भारत तो पहली बात पूर्वी गोलार्ध में है। पूर्वी गोलार्ध का मतलब ये जो आपकी देशांतर रेखा है, इसके किस साइड में होगा, इस साइड में होगा कि उस साइड में होगा, इसके इस साइड में होगा, क्योंकि ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और ये वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। अब हमको ये पता है कि भारत में कर्क रेखा बीचों बीच से जाती है, मतलब कर्क रेखा है ये वाली, ये कर्क रेखा ही है आपकी। ये 23.5 डिग्री रेखा इसके बीचों बीच से जाती है, यहाँ से गुजरती है और फिर यहाँ से होते हुए इधर से ऐसे बाहर निकल जाती है। ठीक, तो इसका मतलब भारत कहाँ पर होगा, कुछ यहाँ पर होगा। ये हो गया आपका भारत, क्योंकि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है। यहाँ पर देखो आप कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जा रही है। तो भारत कहाँ पर है, आपकी एक्चुअल लोकेशन कहाँ पर है, भारत जो है वो नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। मतलब भारत जो है वो कहाँ पर है, उत्तरी, पहली बात तो यहाँ पर देखो 0 डिग्री के ऊपर है तो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक, और दूसरी बात इस 0 डिग्री सॉरी 180 डिग्री के इधर है तो इसको क्या कहेंगे हम, ये पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक,
फिर से समझ लो आप, देखो ये लाइन जो है ये डिवाइड करती है धरती को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, ये लाइन डिवाइड करती है इसको पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में। अब भारत की लोकेशन देखो, ये नॉर्थ साइड में है, पहली बात तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, दूसरी बात यहाँ पर देखो इस लाइन के हिसाब से देखोगे तो पूर्वी गोलार्ध में भी है, तो भारत कहाँ पर है, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, मतलब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक, फटाक से नोट करो इसको। अब शुरू करते हैं इंडिया के थोड़ा फैक्ट से। ठीक, फैक्ट मतलब इंपॉर्टेंट तथ्य से। अब भारत इतना बड़ा है, भारत का कुछ क्षेत्रफल भी होगा ना, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो पहले बात यहाँ पर लिखते हैं भारत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब हो गया ये हमारा एरिया। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना हो गया, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अब भारत जो है दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा देश है, क्षेत्रफल के हिसाब से वो 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक, तो कौन सा लार्जेस्ट है, ये 7th लार्जेस्ट है, मतलब दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इसका मतलब है इससे बड़े 6 और होंगे क्षेत्रफल के हिसाब से, है ना। तो चलो वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है आपका रसिया। रसिया मतलब रूस। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे बड़ा देश है आपका रूस। और फिर आता है आपका दूसरे नंबर पे आपका कनाडा। तीसरे नंबर पे आता है आपका चाइना मतलब चीन। चौथे नंबर पे आता है आपका यूएसए मतलब अमेरिका। अमेरिका के बाद 5वें नंबर पे आता है आपका ब्राज़ील। ठीक, उसके बाद 6ठे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। फिर आपका 7वें नंबर पे आता है इंडिया। ठीक, अब इंडिया के बाद भी कौन से आता है, इंडिया के बाद में आता है अर्जेंटीना। ठीक, और अर्जेंटीना के बाद में आता है कजाकिस्तान। ठीक, और उसके बाद में आता है आपका सूडान। ठीक, अब इधर से देखो ध्यान से, ये हो गए आपके दुनिया के 10 सबसे बड़े देश। सबसे पहले आ गया आपका रूस, दूसरे नंबर पे आ गया कनाडा, तीसरे नंबर पे चाइना, चौथे नंबर पे अमेरिका, 5वें नंबर पे ब्राज़ील और 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे इंडिया। ठीक, अगर भारत और बगल में जो पाकिस्तान है, भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रफल को मिला दो, भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रफल को मिला के उसका 2 गुना कर दो, तो उतना क्षेत्रफल किसका है, ऑस्ट्रेलिया का है। मतलब इंडिया का आप क्षेत्रफल ले लो प्लस पाकिस्तान का क्षेत्रफल ले लो और उसको कितने से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, मतलब 2 गुना कर दो, तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक, और एक मस्त वाला फैक्ट सुनो आप, भारत की जनसंख्या, जनसंख्या की दृष्टि से भारत कैसा देश है, सेकेंड लार्जेस्ट है। सबसे ऊपर तो चाइना है, और इसमें भी इंडिया टॉप करने वाला है कुछ जल्दी ही, 15-20 साल में टॉप कर जाएगा। जितनी जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की है, जितनी जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की है, भारत में प्रत्येक 6 मंथ में उतने बच्चे पैदा होते हैं। भारत में 6 महीने में जितने बच्चे पैदा होते हैं उतनी कुल जनसंख्या किसकी है, ऑस्ट्रेलिया की है। मतलब भारत जो है हर 6 महीने में क्या करता है, एक नया ऑस्ट्रेलिया तैयार करता है। ठीक, भारत हर 6 महीने में एक नया ऑस्ट्रेलिया तैयार करता है, और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है किसका, यूपी का। अगर यूपी वाले हो तो गर्व महसूस करो, समझ रहे हो। इंडिया प्लस पाकिस्तान के क्षेत्रफल को दुगना करने से ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल बन जाता है, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत कैसा देश है, दूसरा सबसे बड़ा देश है। और भारत की जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि हर 6 महीने में भारत क्या कर सकता है, एक नया ऑस्ट्रेलिया तैयार कर सकता है। ठीक, और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है, यूपी का है। अगर यूपी वाले हो तो गर्व महसूस करो भाई, यूपी इस चीज़ में आगे है। ठीक है, फिलहाल फटाक से नोट करो, इतना नोट करना है तो।
देखो अब भारत का देखते हैं अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार, ठीक। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है। देखो ये तो अक्षांश रेखा है, यहाँ से भी एक अक्षांश रेखा गुजर रही होगी कि नहीं गुजर रही होगी, और यहाँ से भी एक अक्षांश रेखा गुजर रही होगी, ठीक। अच्छा ये वाली अक्षांश रेखा नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, तब ये नॉर्थ वाली कहलाएगी, और ये भी नॉर्थ में है तो ये भी क्या कहलाएगी, नॉर्थ वाली ही कहलाएगी, ठीक। अब सवाल ये है कि ये वाली अक्षांश रेखा कितनी है, तो ये वाली अक्षांश रेखा बेटा 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक। 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा कहाँ से गुजरती है, हमारे भारत के एकदम मेन लैंड। ये देखो भारत का मेन लैंड मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके नीचे अभी यहाँ पर देखोगे तो आपको अंडमान निकोबार भी मिलेगा, जहाँ पर आपकी 6 डिग्री लगभग नॉर्थ रेखा आपकी गुजरती है अंडमान से। लेकिन भारत की जो मुख्य भूमि है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से कौन सी अक्षांश रेखा गुजर रही है, 8 डिग्री 4 मिनट की। और ऊपर से भी यहाँ से गुजरती होगी कोई, देखो 23 से नीचे है, 23 से और 0 के बीच में है, तो ये हो गई आपकी 8 डिग्री 4 मिनट। अब यहाँ से ऊपर होगी 23 से ज़्यादा होगी कि नहीं होगी ये, ठीक। तो ये वाली अक्षांश रेखा है आपकी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न रेखा, ठीक। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना दिख रहा है आपको, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कहाँ तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, ठीक। अब भारत का देशांतरी विस्तार, देशांतर मतलब देखो यहाँ से एक जो रेखा गुजर रही है ये एक देशांतर रेखा है, और इस किनारे से भी एक देशांतर रेखा गुजर रही होगी, ठीक। तो भारत के इन दोनों रेखाओं के बीच में कितना गैप है वो देखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग देशांतरी विस्तार, ठीक। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखो, इस 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट में कितने डिग्री का अंतर है, लगभग 30 डिग्री का अंतर है, ठीक। तो लगभग कितने डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें ये शुरू होती है हमारी 68.7 ईस्ट से, क्योंकि ये पूर्वी गोलार्ध में है, तो ये शुरू होती है कहाँ से, 68.7 ईस्ट से, और ख़त्म होती है ये हमारी 97.25 पर, ठीक। शुरू होती है 68 डिग्री 7 से, और 97.25 पर क्या होती है, ख़त्म होती है, ठीक। तो हमारा देशांतरी विस्तार कितना हो गया, 68.7 से लेकर 97.25 तक हो गया, ठीक। अब इसमें भी लगभग देखो कितने का अंतर दिख रहा है आपको, लगभग कितने का अंतर दिख रहा है, इसमें भी लगभग 30 का अंतर दिख रहा है ना। तो इसका मतलब भारत ऐसे और भारत ऐसे लगभग क्या है, बराबर है, ठीक। क्योंकि लगभग देखो 30 डिग्री का ही अंतर है ना। जब आपने ऐसे अंतर देखा तब ये अंतर कितने का आया, 30 डिग्री का आ रहा है, और जब आप ऐसे अंतर देख रहे हैं तो वो भी कितने का आ रहा है, 30 का आ रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है, 30 डिग्री का है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंतर कितना है, लगभग 30 डिग्री का है, ठीक। अब इतना क्लियर है आपको। अब इतना फटाक से नोट करिए, तो यहाँ पर हम आगे लिखते हैं, फिर इसको मिटा के। यहाँ देशांतरी विस्तार के आगे लिख लेना है, ये ईस्ट में है, ये भी आपका ईस्ट में है। ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये किस गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक। अब देखो ये भारत का उत्तरी भाग है, ये भारत का दक्षिणी भाग है, ये भारत का ईस्टर्न पार्ट है, और ये भारत का वेस्टर्न पार्ट है। किसी भी मैप में याद रखना, अगर मैप में आप ऐसे खड़े हो तो आपका दाहिना क्या होता है, हमेशा वो ईस्ट होता है, आपका बायां हमेशा वेस्ट होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ क्या होता है,
साउथ होता है। आपका बायां हमेशा क्या होगा, मैप में किसी भी मैप के सामने खड़े होगे तो आपका बायां हमेशा क्या होगा, ईस्टर्न पार्ट होगा, और आपका दाहिना हमेशा आपका बायां जो है वो वेस्टर्न पार्ट होगा, आपका दायां जो है वो ईस्टर्न पार्ट होगा, ऊपर होगा नॉर्थन पार्ट और नीचे होगा सदर्न पार्ट। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक, हमारे दाहिनी तरफ क्या होता है, ईस्ट होता है, हमारे बाईं तरफ वेस्ट होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है। तो अभी आप इस मैप में खड़े हो जाइए तो आपका दाहिना कौन सा है, आपका दाहिना ये वाला पड़ रहा होगा, तो ये हो गया आपका ईस्टर्न पार्ट, आपका बायां ये वाला है तो ये हो गया वेस्टर्न पार्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ हो गया, नीचे की तरफ साउथ हो गया। ठीक, अब भारत की यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ लंबाई भी होगी, यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी होगी ना, तो भारत की नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस मतलब नॉर्थ टू साउथ दूरी कितनी है, ये है लगभग 3214 किलोमीटर। ठीक, कितनी है ये, 3214 किलोमीटर। अब याद कैसे रखोगे इसको, देखो 1 2 3 और ये हो गया 4। ठीक, टोटल दूरी कितनी हो गई, नॉर्थ टू साउथ दूरी कितनी हो गई, 3214 किलोमीटर। अच्छा, ये दूरी भी कुछ होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये दूरी भी कुछ होगी ना। तो भारत की ये वाली दूरी कितनी होती है, तो ये वाली है दूरी लिख लो आप, ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस, ये है लगभग 2933 किलोमीटर। ठीक, क्लियर है इतना। चलो मिटा दें इसको। अब देखो यहाँ पर ये आपका बंगाल है और ये आपका गुजरात है, इसके नीचे भी समुद्र है, इस साइड भी समुद्र है, इसके नीचे है यहाँ पर इस साइड में अरब सागर, भारत के पश्चिम में है अरब सागर, और इस टाइप में इस साइड में क्या है आपके बंगाल की खाड़ी है। ठीक, अब देखो भारत की 2 सीमा है, भारत की एक तो ये वाली सीमा दिख रही है, ठीक, जो ज़मीन से लगी हुई है ये वाली। ठीक, और भारत की एक सीमा दिख रही है जो समुद्र से लगी हुई है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये सब समुद्र ही है ना इधर। तो ये वाला बॉर्डर किससे लग रहा है, ये समुद्र से टच कर रहा है, और इधर वाला बॉर्डर किससे टच कर रहा है, ज़मीन से टच कर रहा है। ठीक, तो भारत की 2 सीमा है, एक तो दिख रही है आपको स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा मतलब जहाँ पर भारत ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जैसे इस साइड में पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ पर आपका तिब्बत है, और यहाँ पर आपका इस साइड में चाइना है, और यहाँ पर आपका म्यांमार है। ठीक, यहाँ पर बांग्लादेश है। तो भारत की कितनी लंबी सीमा जो है वो ज़मीन से जुड़ी हुई है, तो वो लगभग है 15,200 किलोमीटर। तो भारत का जो लैंड फ्रंटियर है मतलब स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा है लगभग 15,200 किलोमीटर की। ठीक, नोट करो इसको। और यहाँ पर लिख लो आप भारत की समुद्री सीमा मतलब भारत की कोस्टल बाउंड्री मतलब आपकी समुद्री सीमा, ये लगभग है 7,516 किलोमीटर। ठीक, कितनी है, लगभग 7,516 किलोमीटर। ये वाली लंबाई यहाँ से लेकर ये वाला बॉर्डर जो ये वाला है, ठीक, जहाँ तक आपकी ज़मीन है, ये स्थलीय बॉर्डर कितना है, लगभग 15,200 किलोमीटर का है। और यहाँ से लेकर ये वाला बॉर्डर ये लगभग कितना है, यहाँ तक ये लगभग है 7,516 किलोमीटर। ठीक है, चलो मिटाएं इसको। देखो अब भारत में एक देशांतर रेखा ऐसी है जो हमारे इलाहाबाद से गुजरती है। ठीक, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, और उसी देशांतर रेखा से भारत का समय डिसाइड होता है। ठीक, क्योंकि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, समय रेखाएं होती हैं। हमारा समय किससे डिसाइड होता है, देशांतर रेखा से। ये जो बीच वाली देशांतर रेखा दिख रही है इसको कहा जाता है ग्रीनविच मीन रेखा। ग्रीनविच मीन रेखा गुजरती है इंग्लैंड से। ठीक, और हमारा भारत का टाइम जो है वो 5.5 घंटे आगे चलता है। ठीक, तो हम लोग कितना डिग्री इधर हैं। अब देखो भारत का ये वाला पॉइंट कितना है, 68.7 है, और बाहर वाला कितना है, 97.25 है। तो इसका बीचों बीच वाला पॉइंट कितना होगा,
बीचों बीच वाला पॉइंट कुछ ये वाला है, इन दोनों का सबसे मध्य वाला बिंदु कौन सा दिख रहा है आपको? ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला। तो यहाँ से जो रेखा गुजर रही है ये लगभग आपके है 82 डिग्री, ठीक। ये आपके है 82.5, ठीक। 82 डिग्री ईस्ट रहेगी कि वेस्ट रहेगी? ईस्ट रहेगी, क्योंकि ईस्टर्न गोलार्ध में है, तो ये हो गई ईस्ट। तो ये है भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, ठीक। तो हमारा टाइम कहाँ से डिसाइड होता है? इस 82 डिग्री देशांतर रेखा से क्या डिसाइड होता है? भारत का मानक समय डिसाइड होता है। और ये कहाँ से गुजरती है? ये गुजरती है आपके इलाहाबाद के, ये गुजरती है आपके इलाहाबाद के नैनी से। ठीक। अब एकदम कुछ क्रक्स वाले पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु होगा एक, ऐसी कोई जगह होगी जो भारत के सबसे उत्तर में होगी, और ऐसी कोई जगह होगी जो भारत के सबसे दक्षिण में होगी, और ऐसी कोई जगह होगी जो भारत के सबसे पूरब में होगी, और ऐसी कोई जगह होगी जो भारत के सबसे पश्चिम में होगी, ठीक। तो भारत का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, मतलब जो भारत का उत्तरी बिंदु है वो कहाँ पर है? वो आपका यहाँ पर है, ठीक। और इसको कहा जाता है इंदिरा कोल। तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या हो गया आपके? इंदिरा कोल। अब ऐसे ही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु भी होगा, ठीक। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, और वो भी कहाँ पर? मुख्य भूमि में। मुख्य भूमि का मतलब है कि ये वाला पोर्शन, ठीक। अब भारत तो इधर अंडमान निकोबार भी है ना, अगर सबसे दक्षिणतम देखोगे तो वो इंदिरा पॉइंट है, वो कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक। वो सबसे नीचे की तरफ है, वो और नीचे चला जाता है। लेकिन हम मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? उसका नाम है केप कोमोरिन। ये एक जगह का नाम है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कन्याकुमारी में। और कन्याकुमारी कहाँ पर है बेटा? ये है आपका तमिलनाडु में, ठीक। तमिलनाडु के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में एक केप कोमोरिन जगह है जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा? मुख्य भूमि का। तो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो गया आपका? केप कोमोरिन हो गया। और भारत का कोई पश्चिमी बिंदु भी होगा और भारत का कोई पूर्वी बिंदु भी होगा। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबीतु, ठीक। और किबीतु कहाँ पर है? ये कौन सा राज्य है? आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो किबीतु है आपका अरुणाचल में, ठीक। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है जिसका नाम है गुहार मोती, और गुहार मोती है आपका गुजरात में, ठीक। फिर से सुन लो, देखो ये हो गया आपका इंदिरा कोल सबसे उत्तरी बिंदु, ये हो गया आपका केप कोमोरिन जो कन्याकुमारी में है, ये हो गया आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु, और ये हो गया गुहार मोती जो कहाँ पर है? गुजरात में है, सबसे पश्चिमी बिंदु, और ये हो गया आपका किबीतु जो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, और ये हो गया भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, ठीक। फटाक से नोट करो इसको। ठीक। अब देखो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा तो वो केप कोमोरिन है, कहाँ पर है? कन्याकुमारी में। लेकिन भारत का अगर दक्षिणतम बिंदु पूछे तो बेटा आपका इंदिरा पॉइंट है, ठीक। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? इंदिरा पॉइंट यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार है, लास्ट में सबसे एक छोटा सा एक बड़ा आइलैंड है, उसका एक छोटा सा पॉइंट है, इसी पॉइंट को कहते हैं हम लोग इंदिरा पॉइंट, और इस आइलैंड का नाम है ग्रेट निकोबार। तो ये कहाँ पर है? दक्षिणतम बिंदु भारत के ग्रेट निकोबार आइलैंड पर है, ठीक। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर पूछे तो वो आपका इंदिरा पॉइंट है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम पूछे तब क्या कहना आप? केप कोमोरिन है, ठीक है। अब चलो सैर शुरू करते हैं। कहाँ पर? भारत की सैर शुरू कहाँ से करें? यहाँ से।
ये सबसे ऊपर वाला राज्य कौन सा है? ये हो गया आपका लद्दाख, ठीक। और इसके नीचे छोटा सा राज्य कौन सा है? ये हो गया जम्मू कश्मीर। फिलहाल अब तो ये दोनों क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये लद्दाख भी और जम्मू कश्मीर भी, ठीक। अब यहाँ पर ये हो गया आपका हिमाचल, और इसके बगल में ये राज्य है आपका उड़ता पंजाब, और ये क्या है? ये आपका हरियाणा है। थोड़ा सा स्पेशल राज्य है, ध्यान देना है इसको, ठीक। और यहाँ पर आपकी छोटी सी क्या है? ये आपकी दिल्ली है, और ये आपका यूपी है। और यहाँ पर एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है चंडीगढ़, ठीक। ये हो गया आपका यूपी, ये हो गया यूके। यूके इंग्लैंड वाला यूके नहीं है, ये उत्तराखंड वाला यूके है, ठीक। अब इसके बगल में ये भारत का सबसे बड़ा राज्य हो गया आपका राजस्थान, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश, और यूपी के बगल में ये भैया बिहार है, ठीक। और बिहार के नीचे ये छोटा सा राज्य है झारखंड, और इसके बगल में ये राज्य है आपका पश्चिम बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल। अब झारखंड के इधर बगल में ये आपका राज्य है छत्तीसगढ़। एमपी के नीचे ये है आपकी माया नगरी वाला राज्य महाराष्ट्र, इसको MS लिख लेते हैं, ठीक। ये हो गया महाराष्ट्र, ठीक। यहीं पर आपका छोटा सा मुंबई शहर स्थित है। उसके बाद इस साइड में आता है तेलंगाना। उसके बाद इसके साइड में आता है ये आपका उड़ीसा है, ये आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के नीचे ये वाला राज्य जो है ये आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बगल ये केरला है, इसको करेले से याद रखना, एकदम नीचे ही है ये, ठीक। अब ये आपका राज्य है कर्नाटका, और ये भारत की युवा दिलों की धड़कन है गोवा, ठीक। मुस्कुराहट आई कि नहीं आई? ठीक। अब इधर देखो, ये भारत का एक राज्य है जो पहाड़ों में है, ये है आपका सिक्किम। यहाँ तक ये आपका वेस्ट बंगाल ही है यहाँ तक। यहाँ के बाद ये वाला राज्य कौन सा है? ये वाला राज्य बेटा असम, ठीक। असम के बाद ये वाला राज्य है अरुणाचल। इसके बगल में नीचे ये राज्य है नागालैंड। उसके नीचे ये राज्य है आपका मणिपुर, ठीक। और उसके नीचे ये वाला राज्य आपका है मिजोरम, ठीक। और ये वाला राज्य आपका है त्रिपुरा, ठीक। अब भारत देखो कौन कौन से देशों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पर जो ये बॉर्डर है ये तो आपका पाकिस्तान है। यहाँ पर ये छोटा सा बॉर्डर है लगभग 80 किलोमीटर का अफ़गानिस्तान के साथ में, ठीक। ये आपका सबसे अच्छा दोस्त है पाकिस्तान, ठीक। और इधर हो गया ये आपका चाइना, ठीक। अब इधर देखो आप, ये हो गया आपका नेपाल, और ये एक छोटा सा देश है जिसका नाम है भूटान, ठीक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पूरा इलाका है म्यांमार का, ठीक। और ये आपका है बांग्लादेश। ये तो एक ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनसे हमारी स्थलीय सीमा लगती है। इधर पाकिस्तान हो गया, इधर अफ़गानिस्तान हो गया, इधर चाइना हो गया, इधर नेपाल हो गया, इधर भूटान हो गया, इधर म्यांमार हो गया, ठीक। और भारत का एक समुद्री पड़ोसी देश है, वो कौन सा है? श्रीलंका है, ठीक। और इसके नीचे एक छोटा सा देश यहाँ पर है, वो है मालदीव, ठीक। तो ये तो हो गया भारत का बेसिक पार्ट, ठीक। अब भारत के बारे में और जो कुछ भी होगा या फिर भारत के राज्यों के बारे में जो कुछ भी होगा हम लोग समझेंगे अगली क्लास में, ठीक। और एक राज्य इधर मिस हो गया है, नरेंद्र मोदी वाला राज्य, ठीक। ये हो गया आपका गुजरात, ठीक। इसको भी आप नोट कर लेना। चलो अब नोट कर लो फटाफट।